नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय सेतिल्य वक्र। देखिए, चुंबकीय सेतिल्य वक्र होता क्या है पहले हम ये समझेंगे, फिर किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय सेतिल्य वक्र खींचेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चुंबकीय सेतिल्य वक्र है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के मध्य खींचा जाता है। ये जो B है वो हमारे पास में है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और जो H है वो है चुंबकन क्षेत्र। तो B और H के मध्य जो खींचा गया वक्र होता है उसको हम चुंबकीय सेतिल्य वक्र कहते हैं। H के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर I भी आ सकता है, यहाँ पर या हम कह सकते हैं कि जो वक्र होता है वो B और I के मध्य खींचा जाता है। ये जो I है वो होता है चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता जिसे कहा जाता है। दोस्तों तो किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के मध्य खींचा गया ग्राफ वक्र चुंबकीय सेतिल्य वक्र कहलाता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र तथा उसकी चुंबकन की तीव्रता के मध्य खींचा गया ग्राफ चुंबकीय सेतिल्य वक्र कहलाता है। अब इस वक्र के अंदर जो सेतिल्य वक्र क्यों कहा गया है, सेतिल्य इसका नाम क्यों पड़ा है? दोस्तों सेतिल्य वक्र कहने के पीछे ये इसका एक रीजन है कि यहां पर हम इस जब ग्राफ को खींचेंगे तो पाएंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B सदैव H से पीछे रहता है, B सदैव H से पीछे रहता है, धीमे धीमे चलता है। इस कारण से इस वक्र को हम सेतिल्य वक्र कहते हैं। H सेतिल्य का मतलब ढीला, पीछे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो B है वो H से पीछे चलता है, सदैव पीछे चलेगा ग्राफ में, इस कारण से इस वक्र को सेतिल्य वक्र कहा जाता है। दोस्तों अब चुंबकीय सेतिल्य वक्र खींचने के लिए हम एक लोहे चुंबकीय पदार्थ लेंगे और उस पर उसको हम चुंबकित करेंगे। दोस्तों तो उस लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के मध्य हम एक ग्राफ खींचेंगे। उस ग्राफ को अच्छे से डिटेल से समझेंगे, उसके हर बिंदु को समझेंगे। देखिए दोस्तों हम यहां पर क्या करने वाले हैं वो समझेंगे आप। हमारे पास में एक प्रणालिका है, प्रणालिका है, और प्रणालिका की सहायता से ही हम किसी पदार्थ को, किसी मैटर को हम चुंबकित करते हैं। दोस्तों तो इस प्रणालिका में हम एक लोहे चुंबकीय पदार्थ रख देंगे। एक लोहे चुंबकीय पदार्थ को इस प्रणालिका के अंदरूनी भाग में जो इसकी क्रोड है वहां पर रखा जाता है। ये हमने एक इसको बैटरी से जोड़ दिया, संयोजित कर दिया है। दोस्तों प्रणालिका के वायर्स को यहां से, इसमें से जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है। इसकी क्रोड में, इसके मध्य भाग में यहां पर हमने ये एक लोहे चुंबकीय पदार्थ रख दिया है। लोहे चुंबकीय पदार्थ को हमने रख दिया है। ये जो मैटर आपको हमने दिखाया है ये है लोहे चुंबकीय पदार्थ, लोहे चुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों ये कच्चा लोहा हो सकता है, स्टील हो सकती है, निकल कोबाल्ट हो सकता है। दोस्तों तो प्रणालिका की सहायता से हम इस लोहे चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करेंगे। अब इस प्रणालिका के अंदर जो चुंबकन की तीव्रता उत्पन्न होती है, जो चुंबकन क्षेत्र हम लगाते हैं उसका तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के साथ में किस तरीके से बदलाव आता है, किस तरीके से परिवर्तन आता है, उन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उन चीज़ों को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि हम इस वक्र को बेटर तरीके से समझ सके, आसानी से समझ सके। देखिए दोस्तों जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों उसका एक फॉर्मूला होता है काई एम बराबर I अपॉन में H, I अपॉन में H। यहां से जो I है चुंबकन की तीव्रता वो काई एम इंटू एच के इक्वल होती है, और काई एम है चुंबकीय प्रवृत्ति और किसी
अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है, लेकिन फिक्स होता है दोस्तों। तो यहां पर जब H का मान पता हो तो उससे कुछ राशि गुणा हो जाएगी तो I आ जाएगा, और ये इसका मतलब है कि जब H बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, H बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, H घटेगा तो I भी घटेगा दोस्तों। अब यहां पर हम एक अन्य सूत्र और देख रहे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के मध्य रिलेशन को बताता है। B बराबर होता है म्यू 0 H, ये निर्वात के लिए होता है। और माध्यम, ये दोस्तों निर्वात के लिए हमने सूत्र लिखा है। माध्यम के लिए ये जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा देखेंगे आप, यहां पर B बराबर आ जाएगा आपके पास में म्यू इंटू H, ये माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और जब H को म्यू से गुणा करते हैं तब ये प्राप्त होती। यहां से आप देखेंगे दोस्तों कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो H के समानुपाती होती है, लेकिन ये एकदम रैखिक रूप से समानुपाती नहीं होती। ये हम इस वक्र के अंतर्गत देखेंगे, वक्र जब खींचेंगे तो उसके दौरान ये बात हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो जो B है वो H के समानुपाती होता है, लेकिन रैखिक रूप से ये समानुपाती नहीं होता है दोस्तों। अभी हम इसके लिए एक वक्र का निर्माण करेंगे। वक्र को समझने के लिए इस मैटर के अंदर जो हमने लोहे चुंबकीय पदार्थ यहां पर लिया है उसके अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, उन घटनाओं को, डोमेन्स की जो स्थिति है वो किस तरीके से बदलती, उसके बारे में यहां पर अध्ययन करेंगे दोस्तों। मैं यहां पर ये ले रहा हूं लोहे चुंबकीय पदार्थ जो प्रणालिका के अंदर रखा हुआ है दोस्तों। ये मैंने दिखाया है आप लोगों को लोहे चुंबकीय पदार्थ, ये वाला पदार्थ ही है, और इसके अंदर ये मैंने दिखाए हैं डोमेन, ये मैं दिखा रहा हूं दोस्तों डोमेन। कुछ डोमेन यहां पर हमने आप लोगों को दिखाए हैं, और इन डोमेन के अंदर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब नहीं लगा हुआ होता है तो ये जो डोमेन है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों अनियमित रूप से इस तरीके से व्यवस्थित होता है। डोमेन को इस तरीके से हमने दिखाया है दोस्तों, इस तरीके से हमने इन डोमेनों को रिप्रेजेंट किया है। आप भी इनको समझ सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो डोमेन्स होते हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं दोस्तों, और जब चुंबकीय क्षेत्र इनके ऊपर आरोपित किया जाता है तो ये जो डोमेन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। ये जो एक गोला आप देख रहे हैं वो एक डोमेन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें 10 की घात 11 की संख्या में परमाणु होते हैं, तथा इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। मैं यहां पर सेतिल्य वक्र का अब निर्माण करने वाला हूं। इस डायग्राम से हम समझते हुए सेतिल्य वक्र का निर्माण करेंगे। इसको हम BH वक्र भी कह सकते हैं दोस्तों। इस वक्र को हम BI वक्र भी कह सकते हैं दोस्तों। BI वक्र, BH वक्र, सेतिल्य वक्र एक ही है। हम एक्स एक्सिस दिशा में H या I लेकर चलेंगे। ये जो ग्राफ है इसमें इस दिशा में हम लेकर चलेंगे दोस्तों। B ले सकते, इधर तो हम लेंगे H, या इस तरफ हम I भी ले सकते हैं दोस्तों। और इस डायरेक्शन में जो Y एक्सिस है उस दिशा में हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B लेकर चलेंगे, और यहां से हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इस ग्राफ को समझने के लिए हमने यहां पर ये एक डायग्राम दिखाया है। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इस प्रणालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे। जैसे ही प्रणालिका से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये जो वायर्स प्रणालिका के हैं वो इस प्रणालिका की क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो इस लोहे चुंबकीय पदार्थ के अंदर मौजूद जो डोमेन है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होने लग जाएंगे। अर्थात जो ये मैटर है, लोहे चुंबकीय पदार्थ है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रारंभ में जब यहां पर जैसे मान लीजिए इस मैटर से भी मैं आपको लोगों को समझा दूं कि ये हमने इधर इस तरफ H लगाया है, इस तरफ हमने H लगाया है, तो मैटर के अंदर जो पदार्थ है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। जिस तरीके से आप H बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में लगभग समानुपातिक रूप में B की वैल्यू भी बढ़ती है, और जो वक्र है वो इस तरीके से प्राप्त होता है दोस्तों।
इस तरीके से प्राप्त होगा। देखो उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे जैसे आप एच लगाएंगे जो डोमेन है वो संरेखित होते चले जाएंगे। दोस्तों ये मैं डोमेनों को एरो के निशान से दिखा रहा हूं, यहां पर भी आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये जो डोमेन है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जैसे ही आपने एच का मान बढ़ाया उसमें बी का मान बढ़ता चला जाएगा। इस दिशा में ये डोमेन है वो संरेखित होते चले जाएंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके बाद में ये जो सारे डोमेन है वो संरेखित हो जाते हैं। एच का मान बढ़ाने पर बी का मान नहीं बढ़ पाता है। देखो इस बात को भी समझना है क्यों नहीं बढ़ पाता, क्योंकि सारे के सारे जो डोमेन है वो संरेखित हो जाएंगे। पहले ये जो डोमेन है वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, ये जिसके कारण से इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन जैसे जैसे एच का मान बढ़ता है, एच बढ़ाया जाता है तो उसी अनुपात में बी का मान बढ़ता चला जाता है। एच बढ़ रहा है, हालांकि एकदम समानुपातिक रूप से तो नहीं बढ़ रहा लेकिन बढ़ रहा है। दोस्तों एक स्थिति ऐसी आती है कि एच का मान आप और अधिक बढ़ाते हैं लेकिन बी का मान नहीं बढ़ता, ये अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है। ये जैसे बिंदु है ओ, ये वाला बिंदु जैसे मैं कह दूं ए और ये वाला जो बिंदु है इसको मैं कह दूं बी, तो वक्र है वो ओ ए बी के अनुसार चलता है। जब हम प्रारंभ में चुंबकन क्षेत्र एच को आरोपित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से बदलती है और बिंदु जो स्मॉल बी है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता है। एच का मान और अधिक बढ़ाने पर बी का मान नहीं बढ़ता। इस स्थिति को हम चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। दोस्तों पहली जो यहां से बिंदु निकल कर आ रहा है वो है चुंबकीय संतृप्ति। चुंबकीय संतृप्ति कहा जाता है। दोस्तों चुंबकीय संतृप्ति का मतलब है कि एच का मान बढ़ाने पर बी का मान नहीं बढ़े, तो उस स्थिति को हम चुंबकीय संतृप्त अवस्था या चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे डोमेन है वो बाह्य चुंबकन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। इन परिनालिका के अंदर इधर इस डायरेक्शन में चुंबकन क्षेत्र एच उत्पन्न होगा, जिसकी कारण से डोमेन है वो इस दिशा में संरेखित हो जाएंगे और अंत में जब सारे डोमेन संरेखित हो जाएंगे तो एच का मान बढ़ाने पर बी का मान नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अब क्या करते हैं कि जो एच है, एच को हमने जिस तरीके से बढ़ाया बी का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता चला गया। अब यदि हम एच का मान फिर से कम करें, एच का मान यदि हम कम करते जाएं तो बी का मान भी कम होता है। लेकिन देखिए एच का मान हमने इतना कम कर दिया लेकिन बी का मान उसके उसी अनुपात में कम नहीं हो पाता है। बी का मान थोड़ा सा धीरे धीरे कम होता है जबकि एच का मान हमने तेजी से कम किया है। दोस्तों तो ये जो वक्र है एच का मान कम करते करते यदि हम एच का मान शून्य कर दें, एच का मान कितना कर दें, शून्य, एच का मान हमने यहां से कम करते हुए यहां से कम करते करते शून्य कर दिया, बट बी का मान फिर भी शून्य नहीं हुआ है। दोस्तों उसके पीछे रीजन क्या है, हमने क्या किया, यहां से एच का मान कम करते करते शून्य कर दिया लेकिन बी का मान कम तो हुआ लेकिन एकदम शून्य नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन है कि कुछ जो डोमेन है वो संरेखित रह गए, कुछ डोमेन है वो वापस अनियमित रूप से व्यवस्थित हो गए, लेकिन सभी के सभी डोमेन है वो अनियमित नहीं हुए, कुछ डोमेन संरेखित रह गए जिसके कारण से उसमें चुंबकीय क्षेत्र बचा रह गया। तो देखिए दोस्तों ये जो चुंबकीय क्षेत्र बचा रह गया है इसको हम कहते हैं अवशेष चुंबकत्व, उसे अवशेष चुंबकत्व कहा जाता है। दोस्तों तो चुंबकन क्षेत्र का मान एक बार देखिए, अवशेष चुंबकत्व क्या है इसको समझेंगे। अवशेष चुंबकत्व ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, उसमें ओ सी से हमने दिखाया है। ये जो अवशेष चुंबकत्व है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन सुन लेंगे, समझ लेंगे कि चुंबकन क्षेत्र मतलब एच कि चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य कर देने पर भी पदार्थ में जो चुंबकीय क्षेत्र शेष रह जाता है उसको हम अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। एक बार फिर से सुन लेंगे कि हमने क्या किया यहाँ पर दोस्तों, एच का मान कम करते करते शून्य कर दिया, बट जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी है वो शून्य नहीं होता
और उसका मान कुछ शेष रह जाता है, बच जाता है, और उसी बचे हुए मान को ही, उसी बचे हुए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ही हम अवशेष चुंबकत्व कहते हैं दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अवशेष चुंबकत्व की, कि जब किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ पर आरोपित चुंबकन क्षेत्र को शून्य कर देने पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शेष रह जाती है, बच जाती है, उसे हम अवशेष चुंबकत्व कहते हैं दोस्तों। तो H का मान शून्य कर दिया, बट B का मान शून्य नहीं हुआ, ये हम विचुंबकन कर रहे हैं दोस्तों। विचुंबकन का मतलब है कि हमने यहाँ, एक तो होता है चुंबकन, चुंबकन का मतलब हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आरोपित की है। यहां तक तो अभी भी ये जो H है उसका मान पॉजिटिव, इसके बाद में H का मान नेगेटिव आ जाएगा, तो उसको हम विचुंबकन बोलेंगे दोस्तों। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र शेष रह जाता है H का मान शून्य करने के पश्चात भी, उसको हम अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। और पदार्थ का ये जो गुण है उसको हम धारणशीलता कहते हैं, कि किसी भी मैटर में जो चुंबकीय गुण है उसको ग्रहण करने की जो क्षमता है उसको हम धारणशीलता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों कि अवशेष चुंबकत्व किसी मैटर के लिए जितना ज्यादा होगा उसकी धारणशीलता भी उतनी ही अच्छी होगी। धारणशीलता का सीधा सीधा संबंध अवशेष चुंबकत्व से ही है। किसी पदार्थ के द्वारा जो चुंबकीय गुण है उसको ग्रहण करने की क्षमता धारणशीलता होती है, जिसका अवशेष चुंबकत्व ज्यादा होगी उसकी धारणशीलता भी ज्यादा होगी दोस्तों। तो उसके पश्चात हम देख रहे हैं, अब देखिए दोस्तों, चुंबकन क्षेत्र का मान ऋणात्मक दिशा में अब बढ़ा रहे हैं। अब ये वाली जो डायरेक्शन है वो ऋणात्मक डायरेक्शन है। H का मान हमने देखिए यहां पर मैंने दिखाया है अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया है। अब जब H का मान अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे कम होती हुई शून्य हो जाएगी। यहाँ पर जो डोमेन है, सारे के सारे डोमेन है वो अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से ये व्यवस्थित हो जाते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि H का मान ऋणात्मक दिशा में, अब की बार H इधर है, उस कंडीशन में जो B है वो शून्य हो जाएगा दोस्तों। ये जो डोमेन है वो सारे के सारे अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे। ये मैंने जो एरो के निशान दिखाए हैं वो डोमेनों के कारण से उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या किया, H को ऋणात्मक दिशा में बढ़ाया तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य हो गई। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं D। तो ऋणात्मक दिशा में जब H का मान करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, और उस क्षेत्र को जो O से लेकर D तक यहां पर दिखाया गया है उसको हम निग्रह क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। निग्रह क्षेत्र, निग्रह क्षेत्र क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए। निग्रह क्षेत्र यहां पर है डायग्राम में O से लेकर D तक का। निग्रह क्षेत्र है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नष्ट करने के लिए जो चुंबकन क्षेत्र लगाया जाता है उसको हम निग्रह क्षेत्र कहते हैं, और पदार्थ के इस गुण को ही हम निग्राहिता कहते हैं। देखो, धारणशीलता का मतलब तो है कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण करता है मैटर, और निग्राहिता का मतलब है कि जो मैटर है उसमें जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गए हैं उनको नष्ट करने के लिए कि वो कितने मुश्किल से नष्ट होते हैं, वो निग्राहिता पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो निग्राहिता क्या है, जो चुंबकीय गुण है उनको नष्ट करने के लिए कितना चुंबकन क्षेत्र लगाया जाता है उसको हम निग्राहिता कह रहे हैं। ये पदार्थ का गुण होता है। तो निग्रह क्षेत्र की जो डेफिनेशन है दोस्तों एक बार फिर से सुन लेंगे कि ऋणात्मक दिशा में, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, ऋणात्मक दिशा में चुंबकन क्षेत्र का वह मान जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो शून्य हो जाए, निग्रह क्षेत्र कहलाता है, और पदार्थ का यह गुण ही निग्राहिता कहलाता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो निग्रह क्षेत्र और निग्राहिता की डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम H का मान यहां पर ऋणात्मक दिशा में माइनस में कर दिया, तब उस कंडीशन में B का मान है वो शून्य हो गया। अब हम H का मान फिर से वही उसी तरीके से बढ़ाते चले जा रहे हैं दोस्तों। उसी तरीके से हमने बढ़ाया है H का मान, तो ऋणात्मक दिशा में B का मान, H का मान हमने बढ़ाया तो ऋणात्मक दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी बढ़ने लग गया। अब की बार जो चुंबकन है वो विपरीत दिशा में होने लग गया है दोस्तों।
जब हम b का मान और अधिक बढ़ाते h का मान और अधिक बढ़ाते हैं तो b का मान ऋणात्मक दिशा में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। फिर से चुंबक की संतृप्त अवस्था प्राप्त होगी दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डोमेन है पहले वाली स्थिति से विपरीत दिशा में प्राप्त हो रहे हैं। सारे के सारे डोमेन विपरीत दिशा में संरेखित हो गए हैं। जिस डायरेक्शन में हमने चुंबकन क्षेत्र लगाया उसी दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो गई, उसी दिशा में डोमेन है वो संरेखित हो गए। और एक स्थिति ऐसी आती है कि उस पर सारे के सारे जो डोमेन है वो ऋणात्मक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। H का मान और अधिक बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं बढ़ती, फिर से चुंबकीय संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है। और इस स्थिति को हम नाम दे देते हैं दोस्तों E बिंदु से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये चुंबकीय संतृप्त अवस्था को B बिंदु पर प्राप्त हुई थी, E बिंदु पर भी चुंबकीय संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है। इसके बाद में भी यदि आप इस बिंदु की स्थिति के बाद में भी यदि H का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ाएंगे तो B की वैल्यू नहीं बढ़ेगी दोस्तों। तो हम H का मान अब धीरे धीरे फिर से कम कर रहे हैं, धीरे धीरे कम करेंगे, बट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उससे बहुत कम होगी। H का मान हमने बहुत ज़्यादा कम किया, बट यही हमने फिर से इसका मान पीछे पीछे चलता है। H का मान धीरे धीरे कम करते करते हमने शून्य कर दिया, लेकिन B का मान फिर भी ऋणात्मक दिशा में कुछ शेष रह जाता है। तो जो H का मान शेष रह जाता है दोस्तों, यहाँ पर इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने F। यहाँ पर ये जो O से लेकर F तक की जो दूरी है, O से F तक की, वो है अवशेष चुंबकत्व। तो चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य कर देने पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र शेष रह गया उसको अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमने OF से अवशेष चुंबकत्व को दिखाया है। अब हम H का मान फिर से धनात्मक दिशा में लगा रहे हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो फिर से उसी डायरेक्शन में हो रही है दोस्तों। तो इस तरीके से फिर जब H का मान बढ़ाते बढ़ाते फिर से यदि हम H का मान बढ़ाते बढ़ाते यदि हम फिर से धनात्मक दिशा में बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो पहले इस स्थिति में, जब इस स्थिति के अंदर माइनस में थी, इस स्थिति में जब पहुंचती है तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है दोस्तों। एक बार देखो फिर से समझेंगे यहाँ से कि इस स्थिति से जब हमने H का मान बढ़ाया, H का मान बढ़ा रहे हैं तो H जो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी वो कम होती हुई शून्य हो जाएगी, और जो डोमेन है वो टेढ़े मेढ़े अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं तथा कुल जो चुंबकन क्षेत्र है, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो इसमें शून्य होती है दोस्तों। तो इस स्थिति में पहुंच जाता है मैटर। और यहाँ पर भी जो H का मान, जिस पर B का मान शून्य हो गया, इसको हम निग्रह क्षेत्र कहते हैं, जो कि OG से हमने दिखाया है दोस्तों। O से G तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने फिर से एक नया निग्रह क्षेत्र होता है उससे हमने दिखाया। फिर H का मान यदि हम फिर से बढ़ाते हैं तो ये जो वक्र है वो इस तरीके से चलेगा, फिर से बिंदु B पर प्राप्त होगा। H का मान बढ़ाने पर B का मान भी उसी दिशा में बढ़ जाता है। अब की बार भी आप डोमेन की जो डायरेक्शन है वो देखेंगे दोस्तों, उसी कंडीशन में उसी दिशा में पहुंच जाती है। तो ये जो वक्र है वो फिर से चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाता है दोस्तों। तो चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाता है। अब इससे ज्यादा आप H का मान बढ़ाएंगे तो B का मान नहीं बढ़ेगा। अब यदि H का मान फिर से कम करेंगे तो ये वक्र है वो इसी अकॉर्डिंग चलेगा, जिस अकॉर्डिंग हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है, आप लोगों ने समझा है। ये वक्र है वो इस तरीके से चलेगा। ये जो वक्र है प्रारंभ में जिस पथ पर चलता है, इस पथ पर चलता है प्रारंभ में, इस भाग पर ये वापस कभी नहीं लौटता। यहां से देखिए दोस्तों, यहां पर इसका हो रहा है चुंबकन, यहां से लेकर यहां तक इसका चुंबकन हो रहा है। और फिर जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है तो उसको हम विचुंबकन कहेंगे दोस्तों। चुंबकन विचुंबकन की पूरी प्रोसेस होती है पूरे वक्र के दौरान। और इस वक्र को आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस वक्र में कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसको मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप समझेंगे कि प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र एक दूसरे के समानुपाती होते हैं
तो एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जिसके ऊपर H का मान और अधिक करने पर, H का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं बढ़ती। उस स्थिति को हम चुंबकीय संतृप्त अवस्था, चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं, जिसे हमने बिंदु B से दिखाया है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, H का मान धीरे धीरे कम करने पर, H का मान कम करने पर B का मान धीरे धीरे कम होता है। H की तुलना में बहुत ही धीरे धीरे B का मान कम हो रहा है। H का मान कम करते करते हमने शून्य कर दिया, लेकिन B का मान फिर भी शेष रह गया। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान, जब H का मान शून्य करने पर भी जो शेष बच गया है चुंबकीय क्षेत्र, उसको हम अवशेष चुंबकत्व कहते हैं और पदार्थ के इस गुण को हम धारणशीलता कहते हैं दोस्तों। अब हम H ऋणात्मक दिशा में लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होते होते शून्य हो जाता है। तो ऋणात्मक दिशा में चुंबकन क्षेत्र का वह मान जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान शून्य हो जाए, निग्रह क्षेत्र कहलाता है और पदार्थ के इस गुण को हम निग्राहिता कहते हैं। यदि हम H का मान ऋणात्मक दिशा में और अधिक बढ़ाते चले जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर से जो डोमेन है वो नेगेटिव दिशा में, ऋणात्मक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। B का मान नहीं बढ़ पाता, चुंबकीय संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है। यदि हम H का मान ऋणात्मक दिशा में जो H का मान है उसको कम करते करते 0 की ओर लाएं तो फिर से अवशेष चुंबकत्व रह जाता है शेष। H का मान शून्य हो जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। अवशेष चुंबकत्व को हमने OF से दिखाया है। अब यदि हम H को धनात्मक दिशा में लें तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है फिर से शून्य हो जाती है। इस भाग को हम निग्रह क्षेत्र कहते हैं, पदार्थ के इस गुण को निग्राहिता कहते हैं। H का मान और अधिक धनात्मक दिशा में बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की मान की जो वैल्यू तेजी से बढ़ती हुई बिंदु B तक पहुंच जाती है। ये जो वक्र है बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने पर इसी तरीके से ही चलता रहेगा। ये जो वक्र था वो था शैथिल्य वक्र। अब देखो शैथिल्य वक्र के जो उपयोग हैं, शैथिल्य वक्र से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि विद्युत चुंबक किस तरीके से बनाई जाती है, स्थायी चुंबक किस तरीके से बनाई जाती है, स्टील और कच्चे लोहे के शैथिल्य वक्रों में क्या डिफरेंस होता है, इसके साथ में जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है वो किस प्रकार की ली जाती है, ये सब कुछ हम देखेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।